हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने सारे के सारे काम कर रहे होंगे। तो अगर आपने सब काम कर लिया होगा तो बिल्कुल से अब बैठ जाइए अपनी किताब और कॉपी हाथ में लेके, और साथ में पेन तो पक्का होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखने वाले हैं। और इसी के साथ मैं वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्कोर प्लस पे, जहाँ पे हम आपकी मदद करने वाले हैं पढ़ने में, समझने में और उस चीज को एग्जीक्यूट करने में। क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ते लिखते तो हम हमेशा ही है ना, और उस चीज का एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं और कैसे करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम इसी में देखने वाले हैं। तो देखते देखते हम चीजें सीखने वाले हैं। तो आपको सिखा कौन रहा है, आज मैं आपकी मदद करने वाली हूँ। तो मेरा नाम है प्रियंका और मैं हूँ आपकी बायो की एजुकेटर, जो कि आपकी हेल्प करने वाली है आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में। तो अब तक हमने इस चैप्टर को काफी हद तक पढ़ लिया है, काफी सारी चीजें ऑलरेडी देख ली हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो जल्दी जल्दी से जाके वो सारे वीडियोस देख लो, ताकि आप में कोई भी लर्निंग गैप ना आए और हम आराम से इस चैप्टर को 1 बाय 1 करते हुए फिनिश करें। क्योंकि कुछ भी मिस हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो चीज हमसे छूट जाएगी और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बिल्कुल से वो वीडियोस देख लीजिए और फिर कंटिन्यू करिए इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और ऑर्गेनेलीज के बारे में। जब हम ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। और अब तक सबको पता है कि वो है सेल। और अगर वो सेल है तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, आजकल राजाओं वाले ठाट है इनके, ये काफी सारी चीजें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको थोड़ी रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें भी तो यही बना रहे हैं, हम भी तो इन्हीं सेल के जुड़ने से बने हैं। तो ऑब्वियसली ये हो गए आज के हमारे महाराज, और आज का टॉपिक है हमारा इसी के बारे में। तो जब हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज की, तो हमें पता है वो स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेल में प्रेजेंट हैं, और अब तक हमने काफी कवर कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि वो पार्ट जो कि पूरे के पूरे सेल को पावर देने वाला है, एनर्जी देने वाला है, और इट इज नन अदर देन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम में इतनी एनर्जी नहीं होगी, ना मैं इतनी एनर्जी से पढ़ा पाऊंगी, ना आप एनर्जी के साथ पढ़ पाएंगे, ना ही खेल पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो एनर्जी तो चाहिए ना, इसीलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल, जैसे कि हमने बाकी सेल ऑर्गेनेलीज में देखा था। जैसे कि गोल्जी बॉडीज जो थे वो पैकर्स एंड मूवर्स ऑफ द सेल थे, है ना। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये बेसिकली होते हैं रॉड शेप के, मतलब कि ऐसे लंबा सा इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये जनरली आपको सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, विद एन एक्सेप्शन। हमेशा की तरह यहाँ भी आरबीसीज जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया जी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी खत्म नहीं हुई है चीजें, और भी है। तो देखो आगे क्या है, आरबीसीज तो एक्सेप्शंस थे ही, आरबीसीज के साथ प्रोकैरियोट्स भी इसके एक्सेप्शंस है, मतलब कि प्रोकैरियोट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं होता। तो अब आपको पता है क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आरबीसीज और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये आज आपका काम, लेकिन ये काम आप करेंगे पूरे के पूरे, जब हम ये सारे टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे, बीच में अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो जब हम अटेंशन की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया पे किसने अपना अटेंशन शिफ्ट किया, जिसकी वजह से आज हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने को मिल रहा है ना। तो वो है बेसिकली कोलिकर। कोलिकर ने एक और चीज डिस्कवर करी है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस ध्यान से देखी हैं तो उसका भी नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि किसने, कोलिकर ने और क्या डिस्कवर किया है। तो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार इंसेक्ट सेल में देखा था इन द ईयर 1880, और ये हमने देख लिया कि इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अलावा इसे हम स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। स्टोरेज बैटरी क्यों? क्योंकि ये चीजों को स्टोर करके रखने में हेल्प कर रहा है। और किसको स्टोर कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है, क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगी हम तो एकदम बस बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, हम सो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, सोना नहीं है, हमें पढ़ना है अभी।
पढ़ने में याद आ रहा है कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है ना, काफी चीजें दिख रही है इसके स्ट्रक्चर में, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपको बाहर ये ब्राउन कलर की एक लेयर दिख रही होगी, तो ये हो जाता है बेटा इसका आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर आपको काफी सारे ये फोल्ड्स दिख रहे होंगे, है ना। तो ये फोल्ड्स जो है, ये फोल्ड वाला जो भी इसका कवरिंग है, ये बनाता है इसका इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, मतलब दो मेम्ब्रेन है, तो इनका स्ट्रक्चर हो जाता है डबल मेम्ब्रेनस, जिसमें कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें होते हैं पोर्स, मतलब कि यहां भी चीजें अंदर बाहर आ जा सकती हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो यहां आपको दिखा होगा ना कि इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड है, तो इस हाईली फोल्डेड का क्या काम है? ये जो हाईली फोल्डेड इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। और इसको क्यों एरिया को बढ़ाना है भाई? इसको बढ़ाना है एनर्जी ज्यादा जनरेट करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं दैट इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एनर्जी जनरेशन, मतलब कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी बनेगी और हमारे पास बहुत सारी एनर्जी रहेगी अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का रीजन दिख रहा होगा, जो ये अंदर पूरा का पूरा स्पेस है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और जितने भी ये फोल्ड्स हैं, जब भी फोल्ड हो रहा है तो आपको दिख रहा होगा एक चेम्बर लाइक जगह बन रही है ना, ये जो चेम्बर्स बन रहे हैं, इन चेम्बर्स को हम क्रिस्टे कहते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। मैम पर डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, ये हमने पढ़ा था। जी, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम है। और इसी की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। क्यों? बता रही हूं। डीएनए तो इसके पास है, ये हमें पता है। जो राइबोसोम्स है, उस राइबोसोम की मदद से ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है ना। तो जब ये अपने खुद के डीएनए और प्रोटीन से काम कर सकता है, मतलब ये खुद को चला सकता है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग, जो मतलब खुद को गवर्न कर सके। लेकिन सिर्फ डीएनए और प्रोटीन से तो ये खुद पूरा का पूरा सेल नहीं बन जाएगा ना, बाकी काम करने के लिए भी तो इसको चीजें चाहिए, तो वो तो है नहीं। इसी वजह से ये एक ऑर्गेनेली है, लेकिन ये सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब खुद थोड़े बहुत काम कर सकती है, आधा कर सकती है, आधा नहीं कर सकती। तो सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बिकॉज इट हैज गॉट इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन, जिसकी मदद से चीजें तो कर सकती है बट नॉट कंप्लीटली। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस है हमारे पास इसके लिए देखने के लिए, जो कि है कि ये प्रोड्यूस कर सकता है, स्टोर और रिलीज कर सकता है एनर्जी को। पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी बना रहा है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ एनर्जी बन भी रही है, स्टोर भी हो रही है और यहाँ से ही रिलीज भी हो रही है, और एक पर्टिकुलर फॉर्म में हो रही है जिसे हम एटीपी कह रहे हैं। और इस एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडिनोसाइन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। ठीक है, पी फॉर फॉस्फेट। तो एटीपी, और ये जो एटीपी है ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाती है। ठीक है, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, मतलब कि ये वो करेंसी है जिसे स्पेंड करने से हमें एनर्जी मिलने वाली है। तो इससे एनर्जी कैसे मिलती है? ये एनर्जी पहली बात तो फॉर्म कैसे होती है? ये एनर्जी फॉर्म होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, जब जो हमारे पास ऑक्सीजन हमने लिया है वो कंबाइन होता है किसी चीज से और फिर कुछ चीजें होती हैं। तो ये जो कुछ चीजें हो रही हैं ये सब आप पढ़ने वाले हैं अपनी अगली क्लास में, मतलब कि जब आप 10th क्लास में चले जाएंगे तब। और अगर आप में से किसी को अभी भी जानने की इच्छा हो रही है तो आप बिल्कुल हमारे ही चैनल की कुछ वीडियोज रेफर कर सकते हैं कि कैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। और जब एटीपी बन गई तो जैसे हम पैसों को देके कुछ खरीद सकते हैं, वैसे ही इस करेंसी को स्पेंड करने से हमें एनर्जी जो है वो मिलने वाली है। तो ये था बेटा थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आगे चलेंगे towards some other thing, that is the plastids। ठीक है, ये जो plastids है, पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ plants और algae में present है। it is absent in animal cell। ठीक है, it is absent in
एनिमल सेल, ठीक है, ये वहां पे एब्सेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में तो प्लास्टिड्स है नहीं, पर है नहीं तो इसका काम क्या था, कुछ तो काम होगा ना। ऑब्वियसली इसके काफी सारे फंक्शंस हैं। उससे पहले आप एक चीज देखिए कि ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और डिस्कॉइडल होता है स्ट्रक्चर में, मतलब कि डिस्क जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसमें भी खुद के डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें भी खुद के डीएनए और प्रोटीन्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली जो है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि विच आर द टू ऑर्गेनेलीज दैट हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन्स, या फिर विच आर द टू ऑर्गेनेलीज दैट हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसा जैसा पिगमेंट इस प्लास्टिड में प्रेजेंट है, उस टाइप से हमारे पास अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं प्लास्टिड्स के। तो जब इसके अंदर कलरलेस पिगमेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। या तो व्हाइट होगा या फिर कलरलेस होगा। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, इसके पास एबिलिटी है कि ये दूसरे प्लास्टिड्स में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये तो इसकी एबिलिटी होगी। तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये जनरली प्रेजेंट होता है नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज में, जैसे कि रूट्स ऑफ द प्लांट, बड्स ऑफ द प्लांट, बल्ब ऑफ द प्लांट, सीड्स ऑफ द प्लांट्स, इन सारी चीजों में ये प्रेजेंट होता है। तो मैम अगर ये प्रेजेंट है तो ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है कुछ चीजों को स्टोर करने का। किन चीजों को, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स को। तो ये है बेसिक सा फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट का। अब हम आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट प्लास्टिड्स, वो है क्रोमोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं जनरली कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और कलर्स में भी इनके पास कौन सा कलर नहीं है, वो है ग्रीन। तो इनके अंदर ग्रीन प्लास्टिड्स जो है, ग्रीन पिगमेंट जो है वो नहीं होता। देखेंगे कि ग्रीन किसके पास है, बट बाकी कलर्स हैं। तो इन कलर्स को यूज करके ये फ्रूट्स और फ्लावर्स में कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं। इसी वजह से हमारे पास इतने सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर्स हैं और अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स भी हैं, यमी यमी से, है ना। तो फ्रूट्स खाने चाहिए क्योंकि बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो अब आगे चल के देखते हैं कि भाई वो ग्रीन वाला कहाँ है। ग्रीन पिगमेंट तो किसी में होना चाहिए, क्योंकि प्लांट तो ग्रीन होते हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि जितने भी पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, तो हरा रंग तो होना चाहिए ना। तो हरा रंग है, लेकिन वो अलग प्लास्टिड्स में है। तो ये पूरा का पूरा अपना खुद एक प्लास्टिड बनाता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि बेसिकली ग्रीन कलर पिगमेंट अपने अंदर रखता है, जिस वजह से ये ग्रीन कलर जो है पौधों को देता है। क्लियर, ये है वो ग्रीन वाला। क्योंकि ये ग्रीन कलर दे रहा है, इसके पास एक और सुपर पावर है। सुपर पावर पता है कैसी, जैसे कोई मिल गया में जादू के पास नहीं था कि वो धूप में खड़ा होता था तब जाके उसको एनर्जी आती थी, तो ये भी धूप के सहारे ही कुछ काम करता है। वो क्या काम है, ये बेसिकली धूप की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है और खाना बनाने में हेल्प करता है। और खाना बनाने की प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जिस वजह से इसे हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं प्लांट्स के केस में, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट के बारे में। थोड़ा और जान लेते हैं कि इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। डिटेल में अगर हम देखेंगे तो इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे ऐसे कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो ये जो डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, पहली बात तो इनको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और जब थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं ग्रैनम। ग्रैनम जो है ये सिंगुलर वर्ड है एक पर्टिकुलर स्टैक के लिए। जब हमारे पास बहुत सारे स्टैक्स आ जाते हैं तो वो फॉर्म कर देते हैं ग्रैना। क्लियर। अब ये जो ग्रैना होता है ये इस स्पेस में प्रेजेंट है ना, तो ये जो पूरा स्पेस है ये मैट्रिक्स है, जिसे हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, जहां पे सारे के सारे जो ग्रैना होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। देन ग्रैना के अलावा इसके अंदर और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्स एंड राइबोसोम्स। देखो राइबोसोम्स है ना, तो राइबोसोम्स है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी ऑब्वियसली। तो इसी वजह से इनके पास खुद के प्रोटीन्स होते हैं एंड डीएनए भी होते हैं, जिस वजह से इन्हें हम
इन्हें हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था अबाउट द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हमारे पास रहती हैं। रहता है हमारे पास वैक्यूल। अब ये जो वैक्यूल है ना, ये प्लांट्स के केस में काफी बड़ा होता है। तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो देखेंगे आप कि ज्यादातर जो स्पेस है वो इस वैक्यूल ने ही कवर किया हुआ है। इसने क्यों किया और इसके अंदर क्या है, ठीक है, तो देखते हैं जरा सा इन चीजों को पढ़ते हुए। तो जब हम बात कर रहे हैं वैक्यूल की, तो ये पहली बात तो है स्टोरेज सैक ऑफ द सेल। इसका भी अपना खुद का नाम है, तो ये कहलाते हैं स्टोरेज सैक्स ऑफ सेल। एंड इनके पास भी मेम्ब्रेन होती है और इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो कहलाता है टोनोप्लास्ट। इसके मेम्ब्रेन का खुद का एक नाम है, तो ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, जिसे हम टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। और इसके अंदर स्टोर होता है वाटर और बाकी के कुछ सब्सटेंसेस, ठीक है। अब अगर बात करें कि ये किस में प्रेजेंट है और किस में नहीं, तो यहाँ तो आपको बड़ा सा दिख गया और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बड़ा सा होता है प्लांट्स के केस में, ठीक है। काफी ज्यादा बड़ा होता है ये प्लांट के केस में। ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम जो है ये प्लांट सेल का कवर करता है। मतलब कि तुम्हारे पास अगर मैं 100 बॉल दे दूं जो कि तुम प्लांट सेल बनाने के लिए यूज करोगे, उन 100 में से 90 बॉल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल बनाएंगे। बाकी 10 बॉल से तुम्हें बाकी चीजें जो हैं वो बनानी पड़ेंगी। वहीं अगर हम बात करें एनिमल सेल की, या तो ये एनिमल सेल में एब्सेंट है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, और अगर प्रेजेंट है भी तो काफी छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि या तो अगर ये प्लांट सेल में है, ऑब्वियसली है, राइट, तो है तो ये क्या कर रहा था, स्टोरेज का काम कर रहा था, तभी तो इसका नाम स्टोरेज सैक है ना। तो ये स्टोर जब करता है ना अपने अंदर वाटर और बाकी की चीजें जैसे कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, तो ये अल्टीमेटली सेल को रिजिड होने में हेल्प करता है। मतलब कि सेल इससे थोड़ा हार्ड हो जाएगा और सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाती है। तो पहला जो प्रोटेक्शन था एक्स्ट्रा वो सेल वॉल के थ्रू मिला था, अब अंदर से भी इसको थोड़ा हार्ड बना दिया वैक्यूल ने, जिस वजह से प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आ गई। तो अगर हम बात करें अब इसके फंक्शंस की, तो ये हेल्प करता है प्लांट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स तो कर ही रहा है, इसके अलावा वाटर, शुगर और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो भी इसके अंदर स्टोर होते हैं, जिस वजह से इसे हम स्टोरेज सैक्स ऑफ द सेल कह रहे हैं। तो बेटा ये था अबाउट द वैक्यूल्स। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड सी थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ तो आपको सेल दिख रहे होंगे, है ना, तो इन्हीं चीजों को थोड़ा डिटेल में लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो जब हम लाइन टू लाइन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत क्लियरली 2 कॉलम्स है जिसके अंदर प्लांट और एनिमल सेल के बारे में लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्लांट सेल के साथ। तो प्लांट सेल जनरली लार्ज होता है और इसका फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप जो है वो रहता है। वहीं पे अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल के मुकाबले ये जनरली स्मॉल होता है और इसका शेप जो होता है वो या तो इरेगुलर होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सर्कल होगा, या फिर कभी कभी ये राउंड हो सकता है शेप में। नाउ दूसरा पॉइंट सेल वॉल के बारे में हमें पता है कि प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हमारे पास मतलब एबिलिटी है कि हम भाग के जाके छुप सकते हैं, बारिश के केस में ठंडी में स्वेटर पहन सकते हैं, गर्मियों में जो छाता है वो लेके बाहर जा सकते हैं, बारिश में भी छाता लेके बाहर जा सकते हैं। तो हमारे पास एबिलिटी है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। तो हमारे पास सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है। देन अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो अगर याद हो आपको जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे हमने देखा था कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जनरली साइड वाले रीजन में होता है, ठीक है, एक तरफ होता है, पेरिफेरल रीजन में होता है। वहीं पे एनिमल सेल में ये जनरली आपको सेंटर में प्लेस्ड दिखेगा, ठीक है। देन अगर हम बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या सीन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं बट नंबर जो होता है इनका
कम होता है। वहीं पे एनिमल सेल में ये प्रेजेंट भी है और काफी सारे भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम मूव कर सकते हैं, है ना, इधर से उधर जा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, राइट। ऐसा नहीं कि प्लांट्स कुछ कर नहीं रहे, बट क्योंकि ये स्टेशनरी है, ये एक ही जगह पे है, तो इनके जो फंक्शंस इनके अंदर हो रहे हैं वो हमारे कंपैरिजन में थोड़े कम है, इसीलिए इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हमसे कम है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े से हमसे कम है, ठीक है। तो ऐसे करके हम चीजें याद रख सकते हैं। देन अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें, अभी जस्ट पढ़ा था कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। देन हमारे पास एक चीज होती है सेंट्रोजोम, जो कि प्लांट्स में एब्सेंट है और एनिमल्स में प्रेजेंट है। फाइनली कोई चीज तो है जो एनिमल्स में प्रेजेंट है, एंड इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल्स के केस में जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होते हैं और काफी ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर में, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वैक्यूल में और मे नॉट बी प्रेजेंट, एंड इफ प्रेजेंट दे कैन बी मेनी इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट सेल, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल ऐसे यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर। जी हाँ, अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। तो जल्दी से ये भी कवर कर लेते हैं, एंड देन हम सेल को थोड़ा सा टाटा बाय बाय कह देंगे, क्योंकि सेल से ऊपर जाके हम कुछ और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जब हम सेल की बात कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग से देखा कि वर्चाओं ने बोला कि नए सेल पुराने सेल से आ रहे हैं, मतलब कि जो सेल है वो डिवाइड होके न्यू सेल्स बना रहे हैं। तो देख लेते हैं कि वो क्या प्रोसेस है। तो बेसिकली हमें पता है कि जो न्यू सेल्स है ऑर्गेनिजम्स में वो फॉर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है, जो पुराने वाले सेल्स है उनको रिप्लेस करना है, और अगर कोई डेड या फिर इंजर्ड सेल है तो उनके लिए भी तो कोई काम करने वाला होना चाहिए। इन चीजों के लिए ऑब्वियसली नए सेल्स फॉर्म होते हैं। इसके अलावा गैमीट फॉर्मेशन के लिए भी तो सेल्स इंपॉर्टेंट हैं। गैमीट्स नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे होगी? तो न्यू सेल्स इन सारे कामों के लिए बन रहे हैं, और न्यू सेल बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन, जो कि बेसिकली दो टाइप की होती है, मतलब कि माइटोसिस और मियोसिस। ये दो टाइप हैं सेल डिवीजन के, जिससे कि सेल डिवाइड होके न्यू सेल्स बनाने वाली है। तो जल्दी से इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो डायग्राम है बेटा, इसको आप देखोगे अगर ध्यान से, पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर समझाऊंगी कि क्या चीजें होती हैं। यहाँ एक सेल था, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, पर इनके अंदर कुछ चीजें हो रही हैं, है ना। अंदर होते होते फाइनली हमारे पास दो सेल आए। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेल से हमारे पास दो सेल आए, और अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों ही सेल में जो चीजें हैं वो सेम है एज देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब हो रही है, एक से दो सेल्स बन रहे हैं जो कि पेरेंट से आइडेंटिकल होंगे, उसे हम कहते हैं माइटोसिस। तो लिखते वक्त हम लिख सकते हैं कि इस प्रोसेस में मदर सेल, मतलब कि जो सेल डिवाइड होने वाला है, मदर सेल कौन है? ये जो डिवाइडिंग सेल है, कि भाई अब मैंने डिवाइड होकर न्यू सेल बनाना है, तो ये मदर सेल बन जाएगा। तो मदर सेल डिवाइड होके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है, मतलब कि डिट्टो कॉपी होंगी ये दोनों एक दूसरे की, ठीक है। एंड जो डॉटर सेल्स हैं इनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं मदर सेल की तरह। मतलब कि अगर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो रहने वाले हैं। तो क्योंकि 46 से 46 ही है, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। एंड लास्टली ये किस चीज में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है ग्रोथ में एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज में। ऑब्वियसली जब एक सेल से दो सेल बनेंगे तो हम ग्रो करेंगे ना, और जो भी पुराने हमारे टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा। ये रिप्लेस भी कर देगा उनको कि चलो ठीक है, तुम बीमार हो, तुम परेशान हो, कोई नहीं, मैं कर देता हूँ काम। तो इसी से न्यू सेल्स जो बनेंगे उससे ये सारे काम हो सकते हैं। नाउ दूसरा जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, इट इज मियोसिस। एंड ये जो मियोसिस है, इसमें एक सेल से हमारे पास 4 सेल जो हैं वो बनते हैं। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो यही है कि हमारे पास एक से 4 सेल बन रहे हैं, ठीक है। ईच सेल से 4 सेल्स बन रहे हैं। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो मदर सेल है
उसकी तरह डॉटर सेल नहीं होती। मतलब कि अगर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है, इसका आधा क्रोमोसोम जो है वो आपको डॉटर सेल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो रहा है, इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है जी। और ये जो मियोसिस है ये यूजुअली देखी जाती है हमारे गैमीट्स वाले सेल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गैमीट फॉर्मेशन में, क्योंकि गैमीट्स में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ होता है, जिस वजह से जब रिप्रोडक्शन होती है और वो गैमीट्स आगे पास ऑन होते हैं तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो एकदम बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कि सामने जाएगा तो डबल हो जाएगा, डबल से फिर और डबल हो जाएगा। मेंटेन्ड है ना, वो मेंटेन्ड क्यों है? मियोसिस की वजह से। तो ये था अबाउट द सेल डिवीजन। आई होप दैट आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो आप बिल्कुल अपने रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले स्कॉर प्लस ऐप गूगल स्टोर से, एंड देन आप स्कॉर प्लस ऐप पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। So with this, I am ending the session here with a note that all of you enjoyed the session and I want you all to stay happy, healthy and safe. So bye bye everyone. आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलेंगे फिर न्यू टॉपिक के साथ। टाटा, टेक केयर एवरीवन।